हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे जूरिस्प्रूडेंस की। लास्ट क्लास में हमने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसके बारे में बेसिक हमने देखा था। टॉपिक्स देखे थे हम क्या क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस से। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट हमारा जूरिस्प्रूडेंस का। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, टॉपिक्स देखे थे पहले। तो क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हमने सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे, सारे टॉपिक्स हमने देखे। उसके बाद जनरल एस्पेक्ट में से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हमने व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस ये देख लिया। उसकी यूटिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख ली। आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंस बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी की। ठीक है, ये स्कूल ये सब हम लास्ट क्लास में इसके बारे में, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्कूल्स नहीं पढ़े हैं, स्कूल्स करेंगे आगे, बट टॉपिक देख चुके हैं हमें क्या क्या करना है। ऑलराइट, तो ये सब देख चुके हम। ये रोल्स एंड पर्पस भी कर लिया हमने, यूटिलिटी, एप्लीकेबिलिटी। आज हमें करना है डिफरेंस बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। जूरिस्प्रूडेंस कवर कर चुके हैं, बात करनी है लीगल थ्योरी के बारे में और इनके डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इन योर लास्ट क्लास, जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है ना, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक लीगल थॉट है। तो वो सारी चीजें हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, सारी अच्छी तरीके से। अब भाई मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट में, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, ये प्रोसेस है। जूरिस्प्रूडेंस इज द प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है स्टडी करने का, कैसे लॉ आया, किस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लॉ चाहिए, मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है उसको स्टडी करने का। वो तो आप लास्ट क्लास देखोगे तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड होगा ये। और अगर हम लीगल थ्योरी की बात करें, लीगल थ्योरी की बात करें तो लीगल थ्योरी क्या है, लीगल थ्योरी को बोल सकते हो ये एक प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट। इसको आप एक प्रोडक्ट बोल सकते हो। प्रोडक्ट किसका, इस प्रोसेस का प्रोडक्ट। भाई जूरिस्प्रूडेंस में एक जूरिस्ट है, वो कुछ स्टडी करेगा सोसाइटी के ऊपर, अपने अपने मेथड्स। देखो जितने भी स्कूल है ना, हर स्कूल का अपना खुद का एक मेथड है कि किस तरीके से उसको स्टडी करना है लॉ को। हिस्टोरिकल स्कूल का अपना अलग मेथड है, एनालिटिकल स्कूल का अपना अलग मेथड है, सोशियोलॉजिकल स्कूल का अपना अलग मेथड है, फिलोसफिकल स्कूल का अपना अलग मेथड है कि किस तरीके से लॉ को स्टडी करना है। तो उनका अपना प्रोसेस है। हर अब हम आगे वाली आगे आने वाली क्लासेस में उसको कंप्लीटली डिटेल में हम उसको देखेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा उसके बारे में। देखो जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, उसको उतना ही अंडरस्टैंड करते जाओ इजीली, बिना ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होने की जरूरत है नहीं। तो जितना मैं आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप उतना समझते जाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए एक केक वॉक की तरह बहुत इजीली तरीके से आपको जूरिस्प्रूडेंस समझ आ जाएगा और आपको कोई इशू नहीं होगा इस टॉपिक पर। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जो भी ऑथर्स है ना, तो उन सब ऑथर का एक अपना प्रोसेस है। क्या क्या किस किस का क्या क्या प्रोसेस है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सबका देखेंगे। तो सपोज आप ऐसे मानो, सपोज आप ऐसे मानो हर किसी ने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई एक्सपेरिमेंट मिलते ना, प्रैक्टिकल्स मिलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो सपोज आपको एक एक्सपेरिमेंट मिला, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, या प्रैक्टिकल होते थे ना, अगर किसी ने साइंस ली हो 12th में, तो उसमें साइंस में ऑलमोस्ट दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, नहीं होता है पता नहीं मेरे को। तो एक्सपेरिमेंट होता है, आप 12th क्लास में जब होते हो तो आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। उस प्रैक्टिकल्स में आपको एक्सपेरिमेंट देने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ रिसर्च करते हो। ठीक है ना, कुछ अपना
और उस एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसमें अपना इन्फरेंस निकालते हो। आपने सपोज ये दो केमिकल्स हैं, ये दो केमिकल्स है, ये एक केमिकल है, ये एक केमिकल है। आपने इसको इसमें मिक्स किया, आपने और इसको इसमें मिक्स किया या जो भी किया, तो आपका उसका अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। बाद में जब आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया तो आपने उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट निकाला, मतलब उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला, कुछ इन्फरेंस हुआ। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, जो भी आपने प्रोसेस अपनाया, जिस भी प्रोसेस से किया आपने, उसको फ्यूम्स के थ्रू किया या किसी मशीन के थ्रू किया या बाय हैंड किया, या जो भी प्रोसेस आपने अपनाया, ए में बी को मिक्स किया, बी में सी को मिक्स किया, ये सारा जो प्रोसेस है ये आपका, ये जो सब कुछ आप कर रहे हो इसको बोलेंगे प्रोसेस। और अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ उसका एक कंक्लूजन निकालोगे कि ए में बी को मिक्स किया तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया, अल्टीमेटली ये फॉर्म हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच आपने ली, इसको आप बोल सकते हो कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एनालिसिस जो आपने की ना, और ये जो कंक्लूजन आपने निकाला ना, इसको आप बोल सकते हो लीगल थ्योरी। इसको आप बोल सकते हो लीगल थ्योरी। ठीक है, मतलब जो स्टडी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसी को आप जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप मानो, तो सपोज कोई जूरिस्ट है, वो जूरिस्ट उस लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दैट हाउ इज दिस लॉ वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। ये लॉ इस सोसाइटी में कैसे काम कर रहा है, ये लॉ दूसरी सोसाइटी में कैसे काम कर रहा है, ये इससे सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए। तो वो सब क्या है, वो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो कि हर जूरिस्ट का अपना अलग अलग है। ठीक है, बेंथम का अपना प्रोसेस है, रोस्को पाउंड का अपना प्रोसेस है, इसी तरीके से ऑस्टिन का अपना प्रोसेस है, सबका, हर किसी जूरिस्ट का अपना प्रोसेस है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को, इस प्रोसेस को, एनालिसिस या जो भी है, हर किसी का अपना अपना मेथड है। तो वो एक जूरिस्प्रूडेंशियल थॉट है, एक लीगल थॉट। और जो उसका अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाल रहा है वो जूरिस्ट, कि भाई ये सारी चीजें होने के बाद ये कंक्लूजन निकला, उसको आप बोलोगे लीगल थ्योरी। ये उसकी लीगल थ्योरी है। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसी को बात करें, एक एग्जांपल लेके ऑस्टिन की बात करते हैं। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ऑस्टिन की बात करें तो ऑस्टिन, मान लो ऑस्टिन की एक अप्रोच है, ऑस्टिन की जो अप्रोच है, ऑस्टिन की अप्रोच है पॉजिटिव एनालिसिस, पॉजिटिव पॉजिटिव एनालिटिकल अप्रोच है उसकी, पॉजिटिव एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये क्या है, ये अप्रोच, अप्रोच क्या होती है, मेथड। मेथड किस मेथड से, किस मेथड से ऑस्टिन जो है लॉ ऑफ सोसाइटी को स्टडी करना चाहता है, वो मेथड देता है। अप्रोच जो उसकी होती है ऑस्टिन की, वो पॉजिटिव एनालिटिकल अप्रोच होती है, एनालाइज करने की। एनालिटिकल की मतलब एनालाइज करने की, तो लॉ रखे, दो लॉ साथ में एनालाइज कर रहे कि इस लॉ का क्या इफेक्ट आ रहा है, दूसरे लॉ का क्या इफेक्ट आ रहा है, एनालाइज करने वाली अप्रोच है उसकी। ठीक है, और उसके बाद, एनालाइज करने के बाद वो एक कंक्लूजन देता है कि भाई उसके एनालिसिस में क्या निकल कर आया, उसके एनालिसिस में उसने क्या फाइंड किया कि लॉ कैसा है या कैसा होना चाहिए या कैसा चल रहा है या जो भी है। तो अल्टीमेटली उसने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया ऑस्टिन ने? ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज, अभी हम ऑस्टिन को पूरा कवर नहीं कर रहे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली, जूरिस्प्रूडेंस एक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस होता है। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन होता है उसको आप लीगल थ्योरी बोलते हो। तो ऑस्टिन का कंक्लूजन होता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। आपने ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा इस बात को, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन।
लॉ क्या है? लॉ भाई जो भी सॉवरेन की कमांड है ना, उसको आप लॉ कहते हो। ये अल्टीमेटली कंक्लूजन देता है ऑस्टिन। और ये कपल्ड विद सैंक्शंस। इसमें सैंक्शंस होते हैं। अगर आप सॉवरेन की कमांड को नहीं मानोगे, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट, आज के टाइम में बात करें तो गवर्नमेंट, ऑस्टिन के टाइम में बात करें तो उस टाइम पर हो सकता है राजा महाराजा का टाइम हो, किंग क्वीन का टाइम हो। तो वो कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, जो भी सोवरेन ने कह दिया वो सुप्रीम है, और अगर आप उसको नहीं मानोगे तो सैंक्शंस लगेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ऑस्टिन की थ्योरी से आपको समझ आया कि लीगल थ्योरी क्या है और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लीगल थ्योरी मतलब अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला, और ज्यूरिस्प्रूडेंस किस प्रोसेस से, किस मेथड से आपने उसको एनालाइज किया। ठीक है, तो हम इसके 4-5 जो जूरिस्ट हैं उनके डेफिनेशंस देखते हैं। जो जूरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरीज दी, किस तरीके से, क्या उनका मेथड था, अप्रोच क्या थी, किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया। स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन से। मैं भी इन ऑथर्स को कंप्लीटली आपको समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएशन बताने के लिए, डिफरेंशिएशन बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, उसके डिफरेंशिएशन बताने के लिए मैं इनके कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनको हम डीपली का मतलब इनको हम सफिशिएंटली आने वाली क्लासेस में इनको कवर करेंगे, एक एक जूरिस्ट को। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको इनकी कुछ डेफिनेशंस, इनकी क्या थॉट थी, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या मेथड था, और उसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या होना चाहिए या क्या है। बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे ऑस्टिन के साथ में। 5 मैं आपको बताऊंगा, 5 जूरिस्ट के बारे में बताऊंगा, आपको सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। आप इसमें आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, समझ जाओगे मतलब। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन से। भाई ऑस्टिन कहता है, फॉर ऑस्टिन द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ, फॉर ऑस्टिन द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ स्टडीज बाय एनालिटिकल अप्रोच। इसकी अप्रोच एनालिटिकल होती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हिम लॉ क्या है, ये लीगल थ्योरी, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ द कमांड ऑफ द सॉवरेन टू men who are politically subject coupled with sanction। ठीक है ना, ये यहां पर इसने स्टडी करी, इसका स्टडी का मेथड क्या है, एनालिटिकल अप्रोच, और इससे इसने ये कंक्लूजन फाइंड किया। ठीक है, अभी हम ऑस्टिन को पूरा कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको इसकी एक अप्रोच और उसका कंक्लूजन बता रहा हूं। इनका ईयर, इनके बारे में डिटेल्स हम आगे देखेंगे पूरी। तो अभी आप इसको लिख लो, लिख के रख लो। जब आप सारी चीजें कवर कर लोगे, एट दी एंड जब आप इसको दोबारा से वापस से रिवाइज करोगे, तब आपको ये चीजें बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, और बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजीली तरीके से आपको समझ आएंगी चीजें। अभी आप इन चीजों को लिख के रख लो। यू शुड राइट ऑल, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ, यू शुड राइट एवरीथिंग, यू शुड मेक एवरी एग्जाम्पल, और अपने एक प्रॉपर एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लो, सो दैट बाद में आप उसको इजीली रिवाइज कर सको। और इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा। सेकंड बात करते हैं रोस्को पाउंड की। द jurisprudential approach is the study, according to Roscoe Pound, the jurisprudential approach is the study of social facts and the conflicting interest in the society coupled with the concept as to how social engineering can bring about a balancing of these interests। ये इसके अप्रोच है। एंड देन अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट लॉ इज, लॉ इज द सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई द सोशल वांट्स। लॉ इज द सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई द सोशल वांट्स। ये रोस्को पाउंड की थ्योरी और अब उसके अप्रोच और उसकी लीगल थ्योरी। सेलमेंट की बात करें,
तो जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, ये इसका अप्रोच है। एंड अकॉर्डिंग टू सेलमैन व्हाट लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द principles recognized and applied by the state in the administration of justice। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीजें अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए इतना प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको जब आप इनके बारे में, ऑथर इन जूरिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लोगे कि ये जूरिस्ट की मेंटेलिटी क्या थी, ये किस एरिया से बिलोंग करते थे, इनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या था, जब आप आने वाली क्लासेस में वो सारी चीजें आप देख लोगे, उसके बाद आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। और अभी भी आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जे हेरिंग की बात करते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू जे हेरिंग, अब इनकी क्या अप्रोच थी? जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ इन इट्स सोशल पर्सपेक्टिव एंड इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट लॉ इज? लॉ इज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ और society ensured by the state's power to constrain। All right, last one is Ulpian. What he says, what was his approach? His approach was jurisprudence. It is the knowledge of things. It is the knowledge of things divine and human. Knowledge of things divine and human, things right and wrong। इनकी अलग अप्रोच थी अपनी, और इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या था? लॉ इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, इजीली समझते जाओ आराम से, बिना ज्यादा प्रेशर लिए इजीली समझ आती जाएंगी चीजें। अब मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं, आप इस टेबल को अपने नोटबुक में बना सकते हो, और इसमें मैं आपको सारे स्कूल्स और उनके बीच में डिफरेंस और उनकी क्या क्या अप्रोच थी, और वो किस थ्योरी से किस स्कूल से क्या उनका प्रोसेस था, वो सारी चीजें मैंने इस एक टेबल में समराइज करने की कोशिश करी है, जो कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी होंगी। अब आप देखो, एक टेबल बनाओ जिसमें ऊपर सारे स्कूल्स के नाम लिखो। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल। ठीक है, रियलिस्ट स्कूल की जरूरत नहीं है, आप इनमें 5 स्कूलों के नाम लिखो। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, एक साइड में ऊपर। और इधर बेसिक ऑफ डिफरेंस, क्या क्या इनमें डिफरेंस है। 4 पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे कि इन 4 पॉइंट्स पे सब स्कूलों के डिफरेंस क्या है। 4 पॉइंट्स क्या है? टूल ऑफ स्टडी, कि किस किस स्कूल ने कौन सा टूल अप्लाई किया स्टडी करने के लिए। तो पहला टूल ऑफ स्टडी करेंगे। दूसरा देखेंगे व्हाट लॉ इज, अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वाई टू स्टडी लॉ। भाई हर स्कूल क्या क्या, अलग अलग स्कूल की माइंडसेट क्या है, वो क्या कहते हैं कि हमें लॉ क्यों पढ़ना चाहिए। तो हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंगली क्या है, हमें लॉ क्यों देखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमें लॉ क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली दूसरे स्कूल्स में। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो विच लॉ शुड बी स्टडीड, विच लॉ शुड बी स्टडीड। ठीक है ना, कौन सा लॉ हमें पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट पढ़ना चाहिए, पास्ट पढ़ना चाहिए, फ्यूचर पढ़ना चाहिए। तो हर स्कूल की अपनी अपनी थ्योरीज है, हर स्कूल अलग अलग बातें करता है। ठीक है ना, पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। भाई टूल ऑफ स्टडी क्या है, टूल ऑफ स्टडी क्या है। टूल मतलब टूल पता होता है ना, औजार। टूल आपको औजार कह सकते हो, या फिर कोई भी आइटम जिससे आप
स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, आपका मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है, मेथड क्या है, क्या प्रोसेस है, वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक एक्सपेरिमेंट वाला कि आप किस तरीके से क्या प्रोसेस अपना रहे हो। तो अगर पहली बात करें टूल ऑफ स्टडी की, तो एनालिटिकल स्कूल जो है इसका मेथड एनालिसिस है। जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता चल सकता है कि एनालाइज करते हैं चीजों को, उसके अकॉर्डिंगली अपना कंक्लूजन देते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं, लीगल थ्योरी देते हैं। सेकंड बात करें हिस्टोरिकल स्कूल की, तो एम्पिरिकल स्टडीज, एज द नेम सजेस्ट हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं अर्लियर लॉज को, ऑब्जर्व करने की थ्योरी इनकी जो एम्पिरिकल स्टडीज जो है, मतलब ऑब्जर्व करना कि ये लॉ पिछले पहले टाइम से हिस्ट्री से कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस लॉ के क्या रिजल्ट्स है, ऑब्जर्व करना चीजों को, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोसाइटल प्रोसेस, कि भाई सोसाइटी में इस लॉ का क्या प्रोसेस हो रहा है, सोसाइटी में ये लॉ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी से ही उनका टूल क्या है, सोसाइटल प्रोग्रेस। चौथे की बात करें फिलोसफिकल स्कूल, तो फिलोसफिकल स्कूल का टूल क्या है, ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन एक्शन। जैसे कि इसका नाम खुद में सजेस्ट कर रहा है, फिलोसफिकल, फिलोसफी माइंड से कनेक्टेड होती है, एक पर्सन क्या सोच रहा है, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, कलेक्टिवली सोसाइटी क्या सोच रही है, ठीक है। इनका टूल है इंटेलेक्ट ह्यूमन एक्शन। चौथे की बात करें नेचुरल स्कूल, तो नेचुरल स्कूल की जब हम बात करें तो ये बात करता है एनालॉगी विद ह्यूमन विद नेचुरल रीजनिंग, एक नेचुरल रीजनिंग के नेचुरल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस में किस तरीके से चीजों को नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस होता है कि भाई सपोज कोई भी एग्जांपल ले, अगर हम नेचर क्या एग्जांपल लूं, सपोज ये पेन है और मैं इस पेन को यहां से रोल डाउन करता हूं, सपोज टेबल से रोल डाउन करता हूं, तो ऑब्वियसली इट विल गो एंड फॉल डाउन, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली एक नेचुरल प्रोसेस एक टूल होता है कि भाई जैसे सोसाइटी नेचुरली वर्क कर रही है, एक आदमी पहले छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से चेंज होती जाती है, तो ये वो स्टडी करते हैं नेचुरल रीजनिंग को। तो हमने टूल देखे, हर हर स्कूल का अपना अपना तरीका होता है लॉ को स्टडी करने का, ठीक है। हर स्कूल अपने अपने तरीके से लॉ को स्टडी करता है। बात करते हैं व्हाट लॉ इज, तो इन स्कूलों के अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, व्हाट लॉ इज। तो पहले की बात करें तो एनालिटिकल स्कूल कहता है कि इट इज नॉर्म्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, वही ये बात करता है। एनालिटिकल स्कूल तो सॉवरेन की बात करता है, तो सॉवरेन ने जो लॉ बना दिया वो लॉ है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। सेकंड बात करें ह्यूमन कस्टमरी प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिकल है तो हिस्टोरिकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस के भाई जो जैसे चलता हुआ आ रहा है हिस्ट्री से, क्या कस्टमरी प्रैक्टिस है, क्या कस्टमरी प्रैक्टिस अप्लाई होती है सोसाइटी। सेकंड बात करें सोशियोलॉजिकल की, तो इनके अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, तो ये कहते हैं कि लॉ इज चैनलाइजेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। सोसाइटी की बात करें तो वही बात होगी इनकी कि भाई सोसाइटी में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। फिलोसफिकल की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड माइंड ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक है। देखो इस टेबल को आप बना लो, फिर कहता हूं मैं आपको कि जब आप इन स्कूलों के बारे में, इन जूरिस्ट के बारे में थोड़ा आपको समझ आने लग जाएगी, जब आगे आने वाली क्लासेस में आप इन जूरिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद ये टेबल आपको काफी हेल्प करेगी। जो थ्योरीज जो मैं आपको एक बेस बनाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको आगे चीजें समझ आ जाए। नेचुरल स्कूल की बात करें तो इनके अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, रीजन बेस्ड ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है ना। बात करते हैं व्हाई टू स्टडी लॉ, क्यों पढ़ना चाहिए हमें लॉ। तो हर स्कूल के अपने थॉट है कि भाई लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात करें एनालिटिकल स्कूल की, तो ये कहते हैं कि
इसमें क्या है, एक्सेप्ट बेंथम नन इज टॉकिंग अबाउट पर्पस, सिर्फ बेंथम पर्पस की बात करता है और कोई जूरिस्ट पर्पस की बात नहीं करता है। इसमें सिर्फ बेंथम पर्पस की बात करता है। क्या बात करता है हम आगे देखेंगे। आज हम बेंथम के बारे में कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम बेंथम को भी कवर कर लें। अगर टाइम अलाउ करता है तो हम बेंथम को कवर कर लेंगे इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हिस्टोरिकल स्कूल ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, हिस्टोरिकल स्कूल ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करें तो सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है रिफॉर्म ऑफ लॉ एंड टू ब्रिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। लॉ हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हम उसे रिफॉर्म कर सके और सोसाइटी में ज्यादा हैप्पीनेस ला सके, ठीक है, स्टेबिलिटी ला सके। सेम सेम बात करें हम फिलोसफिकल की तो ये भी कहता है कि रिफॉर्म इन द लॉ इन द लाइट ऑफ मोरालिटी, इन द लाइट ऑफ मोरालिटी। ये मोरालिटी पे रहता है क्योंकि ये फिलोसफिकल है, मेंटल इंटेलेक्ट की बात करता है, ह्यूमन एक्शन की बात करता है। चौथा बात करें नेचुरल नेचुरल लॉ की तो रिफॉर्म ऑफ लॉ इन लाइट ऑफ ह्यूमन रीजनिंग, वो ह्यूमन रीजनिंग की बात करता है नेचुरल लॉ, ठीक है। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, विच लॉ शुड बी स्टडीड, कौन सा लॉ पढ़ना चाहिए? एनालिटिकल के हिसाब से हमें प्रेजेंट लॉ पढ़ना चाहिए। ये पॉजिटिव लॉ का मतलब प्रेजेंट लॉ से रिलेट करते हैं कि हमें जो आज के टाइम में जो लॉ है उसको प्रेजेंटली लॉ को पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल तो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल की क्या कहना है, प्रेजेंट लॉ बट इन द लाइट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट लॉ को पढ़ो बट पास्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेचुरल की बात करें तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फिलोसफिकल की बात करें तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और बात करें सोशियोलॉजिकल तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। आई होप ये टेबल आपको काफी एक ब्रीफ आइडिया जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हमें क्या पढ़ना है, किस स्कूल के क्या थॉट हैं, कि कौन सा स्कूल कैसे वर्क कर रहा है, उसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया देगी ये टेबल, ठीक है ना। इस टेबल को आप जरूर बनाएं अपने पास और इससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टेबल से, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम स्कूल से। जो डिफरेंस हमें देखना था, मैं आपको फिर टॉपिक्स पे लेके चलता हूँ, मैं आपको। तो ये हमने कर लिया आज, जनरल एस्पेक्ट हमारा कंप्लीट। इसके बीच में हमने टेबल भी देख ली, इसके बीच में हमने टेबल कर ली। अब हमें स्टार्ट करना है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्कूल या फिर एनालिटिकल स्कूल से, ठीक है ना। और एनालिटिकल स्कूल में हमारे पास कौन कौन से जूरिस्ट हैं? एनालिटिकल स्कूल में हमारे पास कौन कौन से जूरिस्ट हैं? एक है बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन, हार्ट, ठीक है। ये सब है, इन सब को हमें पहले स्टडी करना है, एनालिटिकल स्कूल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेरेमी बेंथम से, ठीक है। जेरेमी बेंथम से स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात आप समझो कि जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा ना आपको थ्योरेटिकल ज्यादा मिलेगा, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं। अब आप ये सोचो कि इसको प्रैक्टिकली पढ़े, प्रैक्टिकली तो वो थोड़ा सा पॉसिबल इसमें है नहीं। इसमें थोड़ा सा थ्योरीज है, आपको थ्योरीज बार बार 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, कोई डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन आप अगर इनको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थोड़ा सा स्टडी ऑफ लॉ थोड़ा सा बोरिंग भी आपको हो सकता है लगे, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि बहुत लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा वास्ट कोई सब्जेक्ट है नहीं, बहुत लिमिटेड है। अभी आपको देखने में टॉपिक ज्यादा लग रहे होंगे, एक बार समझ आने के बाद कोई आप बोलोगे क्या है, 5-6 स्कूल है और इसमें इसमें आपको मेनली 10-12 ऑथर 10-12 जूरिस्ट के बारे में पढ़ना है, और थोड़े बहुत रेगुलर कॉन्सेप्ट है पोजेशन और वो सब, वो आपके लिए कोई डिफिकल्ट होंगे नहीं। तो
करते हैं जेरमी बेंथम से स्टार्ट। जेरमी बेंथम बॉर्न जेरमी बेंथम फ्रॉम 1948 टिल 1832। 1748 में बॉर्न हुए थे और 1832 में इनकी डेथ हो गई थी। ये लंदन से बिलोंग करते थे, लंदन से थे, ठीक है। जेरमी बेंथम कंप्लीट नाम है इनका। ये बिलोंग करते थे किससे, किससे एसोसिएटेड थे, एनालिटिकल स्कूल से। तो बेंथम इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। आप एनालिटिकल स्कूल बोल सकते हो, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म थ्योरी थी जेरमी बेंथम की। हम देखो मैं आपको बताता हूँ, एक इससे स्टार्ट करने से पहले हम कर रहे हैं कि जूरिस्ट, एक जूरिस्ट उसकी क्या जूरिस्प्रूडेंस थी और उसकी क्या लीगल थ्योरी थी, ठीक है, उसकी क्या अप्रोच थी, किस अप्रोच से उसने लॉ को पढ़ा और उस अप्रोच से उसने क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो हमें पढ़ने हर जूरिस्ट के बारे में कि जूरिस्ट, उस जूरिस्ट ने लॉ के बारे में अपनी क्या राय दी, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जेरमी बेंथम, बेंथम इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। पहली बात, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कह लो या लीगल पॉजिटिविज्म कह लो या साइंस और इन्वेस्टिगेशन कह लो, ये सब सेम ही चीज है अकॉर्डिंग टू बेंथम। बेंथम की ये सारी जो है, ये सारा जो इस सारे मेथड से, ये सारी अप्रोच बेंथम की थी एनालिटिकल स्कूल के अंदर। एनालाइज करना चीजों को, साइंटिफिक मैनर में एनालाइज करना। जैसे हम साइंटिफिक मैनर में दो केमिकल्स का टेस्ट करते हैं ना, बेंथम का कहना था कि हम इसी तरीके से लॉ का भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बेंथम की सोच ये थी कि हम साइंटिफिक तरीके से ही लॉ को भी टेस्ट कर सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। Belief of Bentham was that belief of Bentham was that it is possible to adopt some scientific method to study the present law. बेंथम कहता था कि हम साइंटिफिक तरीके से ना लॉ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से लॉ को पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक टेबल एक बनाता हूं, आप भी इसको अपने नोट डाउन कर सकते हो, इस टेबल को बना सकते हो। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। बेंथम को ना, बेंथम ही वॉज द फाउंडर, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो जेरमी बेंथम, जेरमी बेंथम क्या थे, फाउंडर थे इसके, एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे, ठीक है। और सिर्फ बात करें तो सिर्फ जेरमी बेंथम ने ही बात करी थी पर्पस ऑफ लॉ के बारे में। मैं आपको और बताता हूं, आप इसको यहीं पे, यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए इसको। इसको जेरमी बेंथम के अकॉर्डिंगली इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है, इनसे एडिशनली बता रहा हूं, इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है जेरमी बेंथम के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, इंपेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। अगर ऐसा कुछ है ना तो ये सेम एनालिटिकल स्कूल ही है, कहीं आप इसको कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, इंपेरेटिव लिखा हुआ है क्या है, तो आप इसको इंपेरेटिव स्कूल भी कह सकते हो, इसको इंग्लिश स्कूल, इंपेरेटिव स्कूल। और थर्ड क्या है, थर्ड है टेलियोलॉजिकल, टेली, आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हो, टेलियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है, टेलियोलॉजिकल। ये सब एक ही एनालिटिकल स्कूल में जेरमी बेंथम ने बताया। टेलियोलॉजिकल, सॉरी, प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत देता है कई बार वर्ड। टेलियोलॉजिकल की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो दैट इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू अ डिजाइन और पर्पस।
एक डिजाइन और पर्पस से रिलेटेड, डिजाइन और पर्पस, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ बेंथम ने ही डिजाइन की बात करी थी, ओनली सॉरी पर्पस की बात करी थी। तो ओनली बेंथम हैज टॉक्ड अबाउट, ओनली बेंथम यही लिख देता हूं मैं आपके लिए, ओनली बेंथम, ओनली बेंथम हैज टॉक्ड अबाउट, हैज टॉक्ड अबाउट पर्पस ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ पर्पस ऑफ लॉ, ठीक है। सिर्फ बेंथम ने ही पर्पस ऑफ लॉ के बारे में बात करी। तो हो गया ये, वो बता दिया मैंने, फाउंडर है, और ये भी बता दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, एक लाइन और लिख लो यहां पर, ही सेड बेंथम सेड एनालिसिस इज द मेन टूल, एनालिसिस इज ना, आप अपनी नोटबुक में आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, मैं तो अभी इसको यही लिख रहा हूं, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, एनालिसिस इज द मेन टूल, एनालिसिस जो है वो मेन टूल था बेंथम के अकॉर्डिंग, कि हम इसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, बेंथम का ऐसा कहना था, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये मैंने आपको यही बता दिया। आगे चलते हैं हम, अब हम इसकी 5-6 थ्योरीज देखेंगे कि बेंथम की क्या क्या थ्योरीज थी, बेंथम ने क्या लीगल थ्योरी दी, क्या अप्रोच थी, किस अप्रोच से किस लीगल थ्योरी पे बेंथम आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू बेंथम, it is quite possible that the internalities it is quite possible that the internalities of the present law can be studied and understood. Bentham suggested analysis to be the main tool. पहली बात तो हम करेंगे कि बेंथम ने सजेस्ट क्या करा था कि एनालिसिस के थ्रू लॉ को पढ़ा जा सकता है, साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू लॉ को पढ़ा जा सकता है। Bentham suggested analysis to be the main tool of studying the present law. Thus, according to him, analytical method should be the approach of a jurist to understand the present law and the defect in the present law. ठीक है ना। तो पहला अप्रोच क्या दिया, एनालिटिकल अप्रोच। इस अप्रोच से हम लॉ को पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट लॉ को समझ सकते हैं, और क्या डिफेक्ट है प्रेजेंट लॉ में उसको समझ सकते हैं। पहला हो गया, ये बेंथम ने पहला अप्रोच दिया। दूसरी बात बेंथम करता है कि जब हम लॉ को समझ लेंगे, तो फिर हम जो उसमें बैड एलिमेंट्स है ना, हमने लॉ को समझा, उसमें साइंटिफिक तरीके से लॉ को समझा, उसके हमने कुछ डिफेक्ट्स निकाले होंगे कि ये सारे डिफेक्ट्स हैं लॉ के अंदर, तो हम उनको सेंसर कर सकते हैं और उनको स्ट्रक आउट कर सकते हैं लॉ के अंदर से। ये बेंथम की थ्योरी थी, सेकंड वाली। He gave the concept of sensorial and expositorial jurisprudence. अब आप बात करोगे सेंसोरियल से, सेंसर तो आपको समझ आता है, एक्सपोजिटोरियल मतलब एक्सपोज करना, इसको आप और कह सकते हो टू एक्सपोज, और बात करें तो कह सकते हो टू ब्रिंग फोर्थ, और टू सरफेस आउट, ठीक है ना। मतलब उसको बेसिकली जो आपने स्टडी करी, उस स्टडी के बाद आप जो बैड एलिमेंट्स है लॉ के अंदर, जो खराब चीजें हैं, उनको स्ट्रक आउट कर सकते हो, उसको एक्सपोजिटोरियल मेथड जो उसने बताया उसके थ्रू एक्सपोज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बेंथम, द एनालिटिकल मेथड कैन बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड द इंटरनलिटीज ऑफ द लॉ at present, and thus the various dimensions of law can be understand and defective element in the law, जो डिफेक्टिव एलिमेंट है ना लॉ के अंदर, उसको आप सेंसर कर सकते हो, that is it can be restricted, and this is how the law and the legal system can be improved. इस तरीके से लीगल सिस्टम को इंप्रूव करा जा सकता है। ये सेकंड थ्योरी होगी बेंथम की, ठीक है ना।
तीसरी बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपने इसके बारे में सुना होगा। थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, प्लेजर एंड पेन, हिडोनिज्म या फेलिसिफिक कैलकुलस या यूटिलिटी कैलकुलस या हिडोनिक कैलकुलस, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो बेंथम के अकॉर्डिंगली, बेंथम क्या कहते हैं कि प्लेजर है ना, प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, प्लेजर मतलब एक आदमी को किस चीज में प्लेजर मिलता है, एक आदमी किस चीज को करके खुश है। सपोज सपोज कोई खाना खा के खुश है, कोई सो के खुश है, कोई गेम्स खेल के खुश है, कोई ड्राइविंग करके खुश है। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम जो प्लेजर है ना, ये हाईएस्ट गुड है। लॉ बनाते टाइम यही दिमाग में रखना चाहिए कि हाईएस्ट गुड प्लेजर कैसे हो आदमी को। अकॉर्डिंग टू बेंथम, प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड एंड द सोर्स ऑफ ऑल मोरल वैल्यूज। प्लेजर और हैप्पीनेस इज द परस्यूट ऑफ लाइफ। प्लेजर और हैप्पीनेस यही परस्यूट होता है लाइफ का, यही अचीव करना होता है लाइफ में। देयर शुड बी मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन। देयर शुड बी मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन। मैक्सिमम प्लेजर होना चाहिए, मिनिमम पेन होना चाहिए, ठीक है। बाय प्लेजर, अब प्लेजर का मतलब क्या है? बाय प्लेजर ही मेंट मटेरियलिस्टिक प्लेजर। मटेरियलिस्टिक प्लेजर, मटेरियलिस्ट एक तो प्लेजर होता है जो आपके माइंड में है, ठीक है ना। सपोज आपको कहीं से खूब इनकम हुई, बहुत पैसा है आपके पास, तो एक तो मटेरियलिस्टिक हुआ कि आप उस पैसे से कुछ बाय कर सकते हो, और उस पैसे, वो एक मटेरियल जो आपके हाथ में जिसको फील किया जा सकता है, जिससे आप कुछ मटेरियल खरीद रहे हो, वो एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर हुआ। लेकिन उसके आने से आपके एक माइंड में भी खुशी हुई, ठीक है ना। बेंथम उसके बारे में बात नहीं करता। या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, सपोज आपने आज कुछ अच्छा खाना खाया, तो एक तो मटेरियलिस्टिक प्लेजर है कि आपने खाना खाया, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा, हर चीज में ऐसा आपको होगा। तो लेकिन बेंथम क्या कहता है कि बेंथम कहता है कि प्लेजर मटेरियलिस्टिक ही होता है, ठीक है ना। दैट इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम मटेरियलिस्टिक डिजायर। मैक्सिमम मटेरियलिस्टिक डिजायर, इंडिविजुअल डिजायर होता है इंडिविजुअल। दिस थ्योरी इज कॉल्ड हिडोनिज्म एंड बेंथम इज ऑल्सो कॉल्ड अ एथिकल हिडोनिस्ट। बेंथम को एथिकल हिडोनिस्ट भी कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि एथिकल का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। एथिकल का मतलब होता है, एथिकल इज रिलेटेड टू, एथिकल इज रिलेटेड टू, एथिकल इज रिलेटेड टू फिलोसॉफिकल मोरालिटी, ठीक है। और हिडोनिस्ट की बात करें तो हिडोनिस्ट एक इंग्लिश वर्ड है। हिडोनिस्ट का मतलब होता है एक वो आदमी जो हमेशा सुख के पीछे ही भागता है, मतलब सिर्फ प्लेजर के पीछे ही भागता है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, हिडोनिस्ट इज अ पर्सन who is an advocate of maximizing pleasure and minimizing pain. Who is a person who is an advocate of maximizing pleasure and minimizing pain. ज्यादा से ज्यादा प्लेजर और कम से कम पेन। तो हिडोनिक, एक हिडोनिक व्यक्ति, हिडोनिक पर्सन जो होता है ना, वो हमेशा अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। तो तीन थ्योरी हमने कर ली, थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन। स्टार्टिंग से बात करें तो एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच से सेंसर करोगे आप बैड एलिमेंट को, डिफेक्टिव एलिमेंट को। उसके बाद तीसरी थ्योरी हमने देख ली प्लेजर एंड पेन की, जिसमें आप हिडोनिज्म, फेलिसिफिक कैल्सस के बारे में आपको थोड़ी सी चीज और बताता हूँ। फेलिसिफिक कैल्सस, it is a kind of measurement algorithm to calculate to as a particular human action how much pleasure or pain that action will result into. फेलिसिफिक कैल्सस भी एक मेथड है मेजर करने का, जिससे आप ये मेजर कर सको। वो अपने हिसाब से एक एल्गोरिथम, एक मेजर का एक प्रोसेस बताते हैं एक एनालिटिकल अप्रोच में,
एक अप्रोच बताते हैं कि किस अप्रोच से आप ये पता लगा सकते हो कि आदमी को कितना प्लेजर हो रहा है, कितना पेन हो रहा है। वो उनकी अपनी थ्योरीज थी, ठीक है ना। उसको बोलते हैं फिलोसफिक कैलसिस। एक मेजरमेंट का तरीका बताते हैं, एक एल्गोरिदम बताते हैं कैलकुलेट करने के लिए ह्यूमन एक्शन को, ठीक है। चौथी बात करें तो यूटिलिटी और यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल विच अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स human action according to the tendency to increase or decrease the happiness of the person concerned। मतलब बेसिकली यूटिलिटी वाली जो थ्योरी होती है यूटिलिटिज्म की, उसमें क्या होता है कि जो चीजें सोसाइटी को हैप्पीनेस दे रही है उसको अप्रूव करा जाएगा, जो चीजें सोसाइटी को हैप्पीनेस नहीं दे रही है उसको डिसअप्रूव किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। देखो आपको इनको इतना ही पढ़ना है, और जो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये बहुत इजी वे में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप इसको इजीली समझ सको। अब इनके बारे में ज्यादा डीप में जाओगे तो आपका कोई बेनिफिशियल, कोई आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा नहीं। इतने, अगर मान लो बेंथम के बारे में आपको लिखना है और आपके पास 6 7 8 पॉइंट है तो सफिशियंट है, दैट इज मोर देन इनफ। और थ्योरी में आपको समझा ही रहा हूं। फिफ्थ बात करते हैं, इंपॉर्टेंटली तो ये 4 इंपॉर्टेंट है जो आपको अगर कहीं एमसीक्यूज में भी आती है, आपके प्री में या आपको कोई रिटर्न एग्जाम में भी आती है, तो बेसिकली ये 4 थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। बेंथम सेज दैट इंटरेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। बेंथम कहता है कि इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का इंटरेस्ट होता है। एक होता है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर आदमी का इंटरेस्ट। एक होता है कम्युनिटी का इंटरेस्ट, पूरी कम्युनिटी का इंटरेस्ट। तो बेंथम के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू बेंथम, there is no conflict between the two as a community interest is the sum total of individual interest। बेंथम के अकॉर्डिंगली, बेंथम कहता है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है ना और जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वो दोनों आपस में सम टोटल ऑफ, उसका ये कहना है कि ये जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एक आदमी का, ये दूसरे आदमी का, ये तीसरे आदमी का, जो सबका इंटरेस्ट है ना, ये कलेक्टिवली एक इंटरेस्ट होता है। वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और इस कलेक्टिव इंटरेस्ट में, कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब सबका इंटरेस्ट, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये सब, ये सारे जो है ना आपस में एक सम टोटल ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। मतलब इन दोनों इंटरेस्ट में, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम द प्राइमरी गोल ऑफ गवर्नमेंट आर। उस टाइम में बेंथम ने ये बता दिया था कि गवर्नमेंट को क्या अचीव करना है, गवर्नमेंट के गोल क्या है, प्राइमरी गोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या गोल है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो उसने कहा गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वालिटी, गवर्नमेंट को सबसिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, सबसिस्टेंस, रहने की सहूलियत, सबसिस्टेंस, किसी को खाना, मतलब किसी के पास किसी चीज की कमी ना हो। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस मतलब वही, किसी को और खाना चाहिए तो उसको पूरा खाना। अबंडेंस मतलब, अबंडेंस का मतलब पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड है, अबंडेंस का मतलब जरूरत से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अगर हम सारी चीजें देखें, सारे प्रिंसिपल, सारे इनको पॉइंट्स को देखें तो ये क्या है, ये क्या सजेस्ट करते हैं कि बेंथम क्या कहना चाह रहा था। आप अगर आज के सिनेरियो में, आज की स्टेट में अगर इसको देखो तो हम इसे कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। यही बोलेंगे ना इसको, वेलफेयर स्टेट। एक स्टेट जो अपने वेलफेयर के लिए काम करे, अपने पीपल की, कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, अबंडेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट,
इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज्यादा बेटर डीप बोले तो आपको समझ आएगा कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था डाइसी ने, वो भी इंग्लैंड से बिलोंग करता था, डाइसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, द sovereign is absolute. Sovereign is absolute, and men have no natural right. Whatever rights he has, it is given to him by the sovereign. But sovereign does not act arbitrarily. Rather, he is also governed by the principles of utilitarianism. इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू बेंथम, एक सरकार एक सोवरिन है। सोवरिन कोई भी हो सकता है। उस टाइम में जैसे किंग की बात करें तो उस टाइम में किंग हुआ करता था। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एक सोवरिन होता है, और सोवरिन एब्सोल्यूट होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जो सोवरिन ने कहा है वो सब है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली, बेंथम के अकॉर्डिंगली, जो राइट्स है ना इंडिविजुअल के पास, वो सोवरिन ने दिए हुए हैं। अपने अपने कोई नेचुरल राइट किसी के पास है नहीं। अपने कोई नेचुरल राइट किसी के पास नहीं है। जो भी राइट्स हैं वो किसने दिए? वो दिए सोवरिन ने। और सोवरिन, दूसरी बात कहता है कि सोवरिन आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकता कि उसका मन कर रहा है सुबह कि अभी मैं ये फरमान ही कहते हैं ना, कि अभी मैं ये फरमान पास कर दूं कि सब इस टाइम पर उठेंगे, सब इस टाइम पर खाना खाएंगे, या हर कोई आदमी ये स्पोर्ट खेलेगा। इस तरीके का कोई आर्बिट्रेरी मतलब होता है अपनी मर्जी से। आर्बिट्रेरी मतलब जिसमें आप किसी की नहीं सुन रहे, अपनी मन की कर रहे हो। तो उसका ये कहना है कि आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको भी प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये फॉलो करने पड़ेंगे। जो जनता का जिसमें वेलफेयर हो वो उसी काम को उसको करना पड़ेगा। तो बेंथम हैज सपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। बेंथम ने सपोर्ट करा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज भी होने चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम लॉ, अकॉर्डिंग टू बेंथम, लॉ इज द विल और कमांड ऑफ सोवरिन। ये हम समझ चुके हैं। इज द विल और कमांड ऑफ द सोवरिन। जो सोवरिन कहेगा वही लॉ होगा। सोवरिन मतलब लेजिस्लेचर आज के टाइम में कह लो, उस टाइम में राजा कह लो। ठीक है, अब बेंथम की एक बुक है, ये आपको एमसीक्यूज में या ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसा। बेंथम की जो बुक है उसका नाम है लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये जैसे जैसे हम सारे जूरिस्ट करते जाएंगे उनके बारे में, उनकी बुक्स और उनके ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे। बेंथम की बुक है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये बुक का नाम हो गया। इस बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 4। इस चैप्टर 4 में ये दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है ना, इसमें क्या दिया हुआ है? ही हैड गिवन सर्टेन क्राइटेरिया टू एग्जामिन द डिग्री ऑफ प्लेजर एंड पेन रिजल्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ह्यूमन कंडक्ट। ये जो इसकी बुक है ना बेंथम की, इस बुक में एक चैप्टर है। उस चैप्टर में बेंथम ने ये बताया है, कुछ पॉइंट्स दिए कि इन पॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्रेटर हैप्पीनेस किस चीज में होगी। हैप्पीनेस को पता लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो बेंथम ने प्रोवाइड करे हुए हैं अपने इस बुक के चैप्टर 4 में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग टू सर्टेन हैप्पीनेस। ये कुछ पॉइंट है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ कंडक्ट, किस इंटेंसिटी का कंडक्ट है, क्या ड्यूरेशन है, क्या सर्टेनिटी है, प्रोपेंगिटी, प्रॉक्सिमिटी, फेकंडिटी जिसको फर्टिलिटी भी बोल सकते हो, प्योरिटी, एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंट। ये सारे कुछ पॉइंट्स बेंथम ने दिए जिससे वो कहता है कि इनसे हैप्पीनेस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है,
ठीक है। तो एक छोटी सी बात, चलो वो छोड़ो। हाँ, लास्ट, आफ्टर एनालाइजिंग द अबव पॉइंट्स और एलिमेंट, इट हैज टू बी डिसाइडेड एज टू व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन हैज टू बी परमिटेड। मतलब इन पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि हैप्पीनेस क्या है, और किस चीज से पेन है, किस चीज से प्लेजर मिल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप इनके अकॉर्डिंगली कोई भी एक्शन जो आपको लेना है, लेजिस्लेचर को या सॉवरेन को, तो वो ले सकता है। ठीक है ना। ये थ्योरी हमने देखी बेंथम की। बेंथम की क्या अप्रोच है, बेंथम की क्या लीगल थ्योरी है, बेंथम किस मेथड से लॉ को स्टडी कर रहा था, क्या क्या उसकी अप्रोच थी सेंसर करने की, पेन एंड प्लेजर की थ्योरी, यूटिलिटी की थ्योरी। ठीक है। क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, क्या उसकी बुक का नाम था। तो ये सारी चीजें हम बेंथम के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं आज। तो मुझे नहीं लगता बेंथम में आपको इससे ज्यादा डीप जाने की, आप अगर आप कहो आपको और ज्यादा डीप में जाके पढ़ना है, तो मैंने आपको बुक का नाम बताया था परांज पे, जिसमें आप इसमें और डीप में जाके पढ़ सकते हो, और इसमें अपने पॉइंट्स अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट है। इससे ज्यादा भार आपको कुछ, मेरे को नहीं लगता कुछ मिलना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में आना चाहिए। ठीक है ना। तो जेरेमी बेंथम ने हमने देख लिया आज। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टिन। देखो, चीजें आपको थियोरेटिकल मिलेंगी, और मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट चीजें हैं। थियोरेटिकल है, आसान है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। बाकी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ब्रीफ में इसके जो ये जो सब है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मेरे नोट्स का पार्ट है जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इन सारी चीजों को अपनी एक नोटबुक ले सकते हो। नोटबुक में सारी चीजें आप उसमें मेंशन करते चलो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या जो भी है मैं आपको ये स्लाइड शो कर रहा हूँ। तो बाकी ज्यादा क्लासेस इसमें लगेंगे नहीं, जूरिस्प्रूडेंस मेरे अकॉर्डिंगली 10 या 12 क्लासेस, इससे ज्यादा नहीं लगेंगी, जिसमें कंप्लीटली जूरिस्प्रूडेंस कवर हो जाएगा। तो एंड करते हैं इसको आज यहाँ। अगली क्लास में ऑस्टिन से स्टार्ट करेंगे। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनको पढ़ के आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू।